बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कब्बो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, लिक्विड हमारा यूनिट है और आज हम इसमें वेपर प्रेशर से आगाज कर रहे हैं। वेपर प्रेशर, पहले तो आप इसकी मीनिंग देखें। वेपर प्रेशर वो प्रेशर जो वेपर एक्सर्ट करते हैं। जरा पहले डेफिनेशन को समझना। मैं अक्सर आपसे क्या कहता हूं, हमने इन डेफिनेशन को रट्टे नहीं लगाने, याद नहीं करना, सीखना है, समझना है। तो आइए हम वेपर प्रेशर की डेफिनेशन को सीखते हैं, समझते हैं। देखो, इसमें मेरे पास ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये एक क्लोज कंटेनर है, क्लोज। मेरा टारगेट है कि जनाब आप ना मुझे वाटर इज द लिक्विड, मैं इसमें वाटर लेता हूं, वाटर लेके इसको क्लोज करता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताएं कि वाटर का वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा। ये टारगेट आपका। तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर लेना है उस लिक्विड को क्लोज कंटेनर में ले, इस कंटेनर को थर्मोस्टेट पे रखे और थर्मोस्टेट का टेंपरेचर 25 डिग्री एडजस्ट करे। अब होगा क्या कि ये वाटर शुरू में ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहां ये वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और वो वेपर्स इस स्पेस में इकट्ठे होते जाएंगे। ये वेपर्स है। लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना हम इसे कहते हैं एवेपोरेशन। तो इनिशियली द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज वेरी हाई। जैसे जैसे ये सरफेस वेपर से सैचुरेट होती जाएगी, अब ये जो वेपर्स है दे नॉट ओनली कोलाइड विद ईच अदर, दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड they also collide with the surface of the liquid। ये लिक्विड की सरफेस से भी कोलाइड करते हैं और जब ये लिक्विड से कोलाइड करते हैं ना तो लिक्विड इनको रिकैप्चर कर लेता है, इनको पकड़ लेता है। वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना, दिस वन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मैंने दो प्रोसेसेस की बात की है, लिक्विड का वेपर्स में जाना एवेपोरेशन, वेपर्स का लिक्विड में आना कंडेंसेशन। ये दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली इस कंटेनर, क्लोज कंटेनर के अंदर कंटिन्यू है। मैंने क्या कहा था, शुरू में रेट ऑफ एवेपोरेशन इज वेरी हाई और रेट ऑफ कंडेंसेशन ना होने के बराबर। लेकिन जैसे जैसे यहां नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अब रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ता जाता है। एक वक्त आता है कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। जब मैं कहता हूं ना कि इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टेब्लिश्ड, तो हम उसमें क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है नाउ द रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब रेट ऑफ एवेपोरेशन और इट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन जब दोनों रेट्स आपस में बराबर हो जाएं तो मैं कहूंगा इस क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होगी। अब पॉइंट आ गया, जब क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो जाए, अब ये वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और ये सारी की सारी आप गुफ्तगू कर रहे हैं व्हेन द टेंपरेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जितनी मैंने गुफ्तगू की है ना, जरा इसको मैं सेंटेंस की जुबान में लाता हूं। द प्रेशर exerted by vapors on the surface of the liquid when in equilibrium with the liquid itself। वो प्रेशर जो वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर एक्सर्ट करते हैं जब वेपर्स और लिक्विड के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है एट गिवन टेंपरेचर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अगली बात, फैक्टर्स, ये बहुत अहम पॉइंट है। फैक्टर्स जिन पर वेपर प्रेशर, मैं पहले बताऊंगा ऑन विच वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड, जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। और इसमें मैं तज़किरा करूंगा खास तौर पे 3 चीजों का।
नंबर वन, अमाउंट ऑफ लिक्विड। अमाउंट ऑफ लिक्विड, मैं छोटी सी बात आप तक पहुंचाता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि बेटा जी इधर आप टेम्परेचर ले लो, इधर आप वेपर प्रेशर ले लो। मैं तस्करा करूंगा वाटर का। मैं वाटर के बारे में कहूंगा। जब वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस पर वाटर का वेपर प्रेशर 4.579 टॉर होता है। जब वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ गया, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो ये 9.209 टॉर हो गया। ये सारा वेपर प्रेशर मैं इस प्रोसेस से मालूम कर रहा हूं। इसी तरह अगर वाटर का वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो इस वाटर का टेम्परेचर 25, इस वेपर प्रेशर इज 23.7 टॉर। बिल्कुल इसी तरह अगर ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाए, तो वाटर का जो है ये 527.8 के करीब होगा टॉर। और अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर लूं, तो ये 760 टॉर हो गया। अब मेरी बात को सुनना, ये मैंने आपके सामने डाटा शेयर किया। अब जब मैंने आपसे कहा ना, ये फैक्टर देखना, जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड नहीं करता, उसमें पहली बात है अमाउंट ऑफ लिक्विड। ये लिखते हुए मैंने कहीं आपसे नहीं कहा कि अगर आप वाटर एक लीटर लेंगे तो 0 पे इतना होगा, अगर आप 10 लीटर वाटर लेंगे तो वो फिर वेपर प्रेशर कम या ज्यादा हो जाएगा। नो, मैंने अमाउंट ऑफ लिक्विड का यहां कहीं जिक्र नहीं किया। दूसरी चीज है, वो बड़ी स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है, वो है सरफेस एरिया। हम कहते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ने से या कम होने से वेपर प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करना स्टूडेंट। ये मेरे पास ना एक सरफेस है, ये मैं लिक्विड की सरफेस की ही बात करता हूं। ये लिक्विड की सरफेस है। अब इस पर ये वेपर है, ये वेपर लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर डालता है। आप जानते हैं कि जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इन दो चीजों को देखना, हमारे ज़हन में, हमारे माइंड में एक बात बैठी हुई है। हम वाला क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी जितनी लिक्विड की सरफेस ज्यादा होगी ना, उतने वेपर ज्यादा बनेंगे। इट्स ओके, ठीक है। और जितने वेपर ज्यादा होंगे उतनी वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक फैक्टर हम भूल रहे हैं। अगर सरफेस एरिया बढ़ने से वेपर ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और हमारे ज़हन में बात बैठी कि प्रेशर भी फिर वेपर प्रेशर जीरो होना चाहिए। लेकिन आप नीचे वाले फैक्टर को निगलेक्ट कर रहे हैं। नीचे वाला फैक्टर क्या है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। इन दोनों बातों को भी देखो। क्या मतलब फिर बना, अगर नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ने से फोर्स एक्सर्टिंग फोर्स बढ़ रही है, तो एरिया बढ़ने से अब दोनों का रेशो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो। अगर ये 4% बढ़ता है, यानी 4 टाइम बढ़ता है, एरिया 4 टाइम बढ़ता है, तो इसका मतलब है 4/4 प्रेशर तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ाने से, सरफेस एरिया कम करने से वेपर प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सरफेस एरिया बढ़ाने पर ज्यादा वेपर्स बनते हैं, तो जो ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसमें हम ये भी कहेंगे ना कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस बात को भी। तीसरी जो बात इसमें एक बात ध्यान में रखनी, वो क्या? एक लफ्ज है एवेपोरेशन, मैं इसको रेट ऑफ एवेपोरेशन कहता हूं। रेट ऑफ एवेपोरेशन। एक दूसरा जो आपके पास आ गया वो है वेपर प्रेशर। इन दोनों पर सरफेस एरिया का इफेक्ट मुख्तलिफ होता है। रेट ऑफ एवेपोरेशन, सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ेगी। यानी रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और वेपर प्रेशर, इसका सरफेस एरिया से कोई ताल्लुक नहीं है। नो कंसर्न विद सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया से कोई कंसर्न नहीं है। सरफेस एरिया कम हो ज्यादा हो, इस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर इतना ही रहना है। तीसरी चीज, इसी को मैं सेकंड करता हूं, और वो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है साइज ऑफ कंटेनर। साइज ऑफ कंटेनर, ये जो मैंने लिखा ना साइज ऑफ कंटेनर, ये एक्चुअली इसी को ही सेकंड कर रहा है। ये हो गए वो फैक्टर जिन पर
वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। अब आए नंबर 2 पे, वो फैक्टर जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, उसमें सबसे पहले मैं कहूंगा स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। अब जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना लिक्विड का वेपर्स में जाना मुश्किल होगा, वेपर्स कम बनने से वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो मैं क्या कहूंगा कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। मैं एक रिलेशन आपको यहीं पे देना चाहता हूं, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहता हूं, और वो क्या कि ये मैं अभी बार बार दोबारा भी इसको बोलूंगा, ये आपके पास ना ये रिलेशन ज़हन में रखना है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने से पता चलता है कि इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कम होगा। मैं आपसे बात करता हूं ग्लिसरॉल की, मैं आपसे बात करता हूं वाटर की, मैं बात करता हूं एथानॉल की, मैं बात करता हूं डाईइथाइल ईथर की, C2H5O C2H5। मैंने इसका फार्मूला लिख दिया। इसको डाईइथाइल ईथर भी कहते हैं, इसको इथॉक्सी ईथेन भी कहते हैं। अब ये 4 आपके पास लिक्विड आए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इन चारों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? तो भाई उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी। या तो आप इन चारों में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लो, अब उसको स्टडी करें, आपका नॉलेज होना चाहिए। इसमें वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस है। एथेनॉल में पर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, वाटर में पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है, और ग्लिसरॉल इसमें तो 3 OH ग्रुप है, इसमें तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है। या तो आपको यूं पता होना चाहिए। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा कि आपको इन सब का बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए। स्टूडेंट, आपको इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट का पता चल जाए ना, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ग्लिसरॉल, उसका वेपर प्रेशर सबसे कम, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम डाईइथाइल ईथर, उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। ये जो मैंने तरतीब लिखी है ना, अगर मैं वेपर प्रेशर का ऑर्डर लिखूं ना, वेपर प्रेशर का, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर ईथर्स का, उसके बाद एथानॉल का, उसके बाद वाटर का, और इन चारों में जो सबसे कम वेपर प्रेशर है वो ग्लिसरॉल का। एक और ये बात आपसे ध्यान रखिए, ये मेरे पास ना एक टेबल है। आपने इस टेबल में जितने भी कंपाउंड्स हैं, एटलीस्ट आपने इन कंपाउंड के वेपर प्रेशर को याद रखना है, कम से कम इनके तो आने चाहिए ना, फिर आप बाकी का आइडिया इससे लगा लेते। स्टूडेंट नंबर 2 पे ये इसमें वो मैं बात करूंगा टेम्परेचर की। अच्छा, मैं एक ना और भी बीच में तज़किरा करता चलूं। बाज़ दफा आपको जो MCQs दिए जाते हैं ना, बाद में लिखा होता है कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, और बाज़ दफा भला क्या लिखा हुआ, बाज़ दफा लिखा होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी ठीक है, एक्चुअली ना साइज ऑफ मॉलिक्यूल इसको ही सेकंड कर रहा है। हमने पढ़ा था ना कि जितना लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस में जितना मोलेकुलर साइज इंक्रीज करता है उतनी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है और उतनी लैंडर फोर्सेस स्ट्रांग होती है। तो इसका मतलब है साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितना इंक्रीज करेगा उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, और अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होने का मतलब है उतना वेपर प्रेशर कम होगा। अब आए टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ रहा है 0, 10, 20, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो मैं रफली कह सकता हूं, लफ्ज़ रफली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन ये जो लफ्ज़ डायरेक्टली है ना, डायरेक्टली ये कोई मजेदार यहां पे नहीं है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? तरफ सुनना। जब मैं कहता हूं ना डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर इधर मैं टेम्परेचर लेता हूं, इधर मैं वेपर प्रेशर लेता हूं, अगर डायरेक्टली हो
तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, ये बताती है कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, या दूसरे अल्फाज में जो हम समझना चाहते हैं कि जितने गुना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने गुना वेपर प्रेशर बढ़ता है। अगर ऐसा हो तो आपके पास ये लाइन आती है। लेकिन अगर मैं इस डेटा को यहां प्लॉट करूं तो मेरे पास जो लाइन आएगी वो इस तरह आएगी, ये इस तरह आएगी। अब ये जो मैंने रेड लाइन शो की है ना, ये हमें क्या बता रही है? ये बता रही है कि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर जाकर वेपर प्रेशर बढ़ने का प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। ये मेरी बात को ज्यादा सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, आप इन दो टेम्परेचर्स को देखो और फिर इनके वेपर प्रेशर को देखो। स्टूडेंट्स, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कितना बढ़ा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस इंक्रीज इन टेम्परेचर के बदले वेपर प्रेशर कितना बढ़ा? रफली 9 से 4 निकाल दें, रफली 5 टॉर, रफली कह रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर, ये यहां पे बात हो रही है लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर 5 टॉर बढ़ा। अब यहां इन दोनों में देख लो, 90 to 100 कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है? 90 to 100 टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसके मुकाबले में जो आपके पास वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना, वेपर प्रेशर, वो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे ना, ये तकरीबन 230 तक, मैं रफली कह रहा हूं 230। यानी यहां पे जाके जब आप हाई टेम्परेचर पे 90 100 हाई टेम्परेचर, इस पर देखते हैं यहां डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री, यहां 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री है, लेकिन यहां वेपर प्रेशर 5 टॉर, यहां वेपर प्रेशर 230 टॉर। इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर पे जाकर वेपर प्रेशर तेजी से बढ़ता है। इसलिए मैं ये नहीं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर जो है वो, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल वो बढ़ती है, और उसके दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वो वीक होती जाती है, और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होने का मतलब है कि वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। इस बात को आप इसके साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं, ये बात। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसी में ही, मेरे पास आएगा मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की मेजरमेंट के कई मेथड्स हैं, दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मैनोमेट्रिक मेथड, और दूसरा नंबर 2 पे, इसी पे बैरोमेट्रिक मेथड। ये दो मेथड, इन दोनों में जो एक्यूरेट मेथड है और जो लिक्विड के लिए खासतौर पर लगता है एक्यूरेट, वो एक्यूरेट ये है, दिस वन इज एक्यूरेट मेथड। अब इस मेथड में जो आप फिगर यूज करते हैं, जो आप ऑपरेटर सेटिंग है, वो ये आपके पास है, ये ऑपरेटर सेटिंग। इसका जो राइट वाला हिस्सा है, दिस वन इज द मैनोमीटर। तो इस तरह अब ये आपने खुद पढ़ना है, और फिर ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाती है, इनको आपने ज़हन में बिठाना है। स्टूडेंट, ये सारे का सारा जो मैंने आपको पढ़ाया, ऑल दिस इज अबाउट वेपर प्रेशर। आपको कम से कम इतनी चीजों पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट, अब हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं एक बुनियादी सी बातें आपको बता दूं। पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट ये टर्म लिक्विड के लिए इस्तेमाल होती है। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉलिड या गैस का नहीं होता। और दूसरी बात, यानी लिक्विड स्टेट में आप बॉइलिंग पॉइंट को लेते हैं, लिक्विड स्टेट में। और दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर। अब कौन सा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट? मैं दो बातें करूंगा। मैं कहता हूं कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है, द टेम्परेचर एट विच a liquid just starts boiling। वो टेम्परेचर मैं टेम्परेचर का खास तौर पे कह रहा हूं, वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब अगला, कब कोई लिक्विड बॉयल करता है? स्टूडेंट,
जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो जब वो टेम्परेचर, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, हम उसे कहते हैं बॉइलिंग। अब नेक्स्ट मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। पहली बात जो मेरी याद रखनी आपने, वो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये मैं पहले भी अभी बता चुका हूं, कुछ देर पहले भी बताया कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मोलेकुलर फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मोलेकुलर फोर्सेस, इस पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। जिस लिक्विड में इंटर मोलेकुलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होगी उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और तीसरी बात जिसको बुनियाद बनाकर मैं मजीद डिस्कशन करूंगा, और वो क्या, वो नंबर 3 पे कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। मसलन क्या ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि अगर आप किसी लिक्विड पर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम करते जाओ बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मैंने 2 बातें की हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये पहली बात। एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये दूसरी बात। अब जरा देखिएगा, पॉइंट को नोट करना। पॉइंट ये है कि पहले में यही गुफ्तगू कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मैं ना वाटर की बात करता हूं, वाटर मेरे पास, इसको मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूं, और मेरे पास एक डाटा है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इधर मैं एक्सटर्नल प्रेशर लेता हूं, एक्सटर्नल प्रेशर, और इधर मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेता हूं, और फिर मैं आगे लोकेशन की भी बात करता हूं। तीसरी मैं बात ना इसमें और भी शामिल कर लेता हूं, और वो मैं लोकेशन की बात करता हूं कि ये मैं कहां के बारे में बात कर रहा हूं। ये तो तीसरी बात मेरे पास आ गई लोकेशन। ये सारी जो मैं गुफ्तगू करूंगा ना, ऑल दीज आर एमसीक्यूज। पहली बात, अगर आप वाटर के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सटर्नल प्रेशर 23.7 टॉर रखो, अगर इतना, वाटर विल बॉयल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरी बात, अगर मैं वाटर पर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाकर अगर मैं वाटर पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 323 टॉर ले जाऊं, ये कहां की बात हो रही है, ये माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, एवरेस्ट इसकी बात हो रही है। अच्छा, ये अंडर रिड्यूस प्रेशर बात हो रही है, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर उस बात हो रही है। अच्छा, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाकर, एक्सटर्नल कह लो एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर माउंट एवरेस्ट की टॉप पर, तो वाटर विल बॉयल एट 69 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 700 टॉर हो, 700 टॉर, ये कहां पे, ये एट मरी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 700 टॉर है। एट मरी वाटर विल बॉयल एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जाता है उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर कर दो, ये पे कहां पे है, ये है एट सी लेवल, तो यहां पे द वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो हम कहते हैं ना कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आप फॉरन कहते हैं 100, भाई वो 100 तब है व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1489 टॉर कर दो, वाटर विल बॉयल एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहां पे, ये मैं प्रेशर कुकर की बात कर रहा हूं, प्रेशर कुकर। अब ये बात आखिरी इसको ज़हन में रखना। अब मैंने ये सारी गुफ्तगू आपके सामने क्या की है कि जैसे जैसे आप किसी लिक्विड पर, यहां जो मैं लिक्विड ले रहा हूं ना, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं वो वाटर है,
ये मैंने सारा जो डाटा आपके साथ शेयर किया ये वाटर से रेलेवेंट है। तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी बढ़ रहा है। अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, मेरा क्वेश्चन है ये है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मैं क्या कह रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मैं कुछ वैल्यू बोलता हूं, मैं आपके साथ कहता हूं जी मेरे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मेरे पास है बीटा पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मेरे पास चार्ली पे है 300 डिग्री सेंटीग्रेड और मेरे पास डेल्टा पे है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरा क्वेश्चन क्या है, दोबारा सुन लो, इन चार में से कौन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है? क्या मैं गलत स्टेटमेंट है? नहीं, मैं सही बोल रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसका आंसर क्या है? इट्स आंसर इज डी, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता। वाई? एक मैं नुक्ता आपको बता रहा हूं, वो क्या, वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर जिसे हम टीसी कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, वो है 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर है, यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पर या जिससे नीचे वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ जाए, 375 हो जाए, 380 हो जाए, आप वाटर को लिक्विड स्टेट में नहीं रख सकते। तो इसका मतलब है दिस वन इज द क्रिटिकल। अगर कोई लिक्विड अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, जैसे 400 है वाटर के लिए, तो इस टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड स्टेट में नहीं है, वाटर गैसियस स्टेट में है और आप इस टेम्परेचर पर वाटर को लिक्विड स्टेट में ला ही नहीं सकते। अगर ये लिक्विड स्टेट नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट के टर्म किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? लिक्विड। तो इसका मतलब है ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता। आपने क्या याद रखना है कि एनी टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड मे बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत बड़ा मैंने सेंटेंस बोल दिया। क्रिटिकल टेम्परेचर, ये वाटर की बात कर रहा हूं, इससे नीचे कोई भी टेम्परेचर, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं, कोई भी टेम्परेचर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, हो सकता है। यू कैन बॉयल वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, you can boil water at 100, you can boil water at 300 by adjusting the external pressure को adjust करके। अच्छा, एक और चीज, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, देखो मेरे पास एक बीकर है, ये बीकर है, इसमें वाटर है, इसमें मैं क्लोज कंटेनर है, मैं यहां जो प्रेशर लेता हूं, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर वो वेपर्स का ही होगा, वो मैं लेता हूं 23.7 टॉर, ये आ गया। और मुझे पता है इस एक्सटर्नल प्रेशर पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे पास ये एक और कंटेनर है, इसमें वाटर है, इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर, मैं इसको ओपन कंटेनर ले लेता हूं, हवा का प्रेशर है, हम सी लेवल पे बात कर रहे हैं, 760 टॉर है। और मैंने भी आपको पढ़ाया कि 760 टॉर अगर एक्सटर्नल प्रेशर होगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100। मेरे पास एक और कंटेनर, ये क्लोज कंटेनर, ये प्रेशर कुकर है, इसमें वाटर है, एक्सटर्नल प्रेशर यहां पे आपने 1489 टॉर ले लिया, और आप जानते हैं कि अगर इतना एक्सटर्नल प्रेशर होगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस कंटेनर में जहां पे आपने इतना एक्सटर्नल प्रेशर रखा, इसमें वाटर बॉयल कर रहा है, इसमें वाटर बॉयल कर रहा है, इसमें भी वाटर बॉयल कर रहा है। अच्छा, एक लफ्ज है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, वो है हीट कंटेंट। क्या मतलब हीट कंटेंट? हीट कंटेंट का मतलब है जखीरा शुदा हीट, हरारत। स्टोर्ड हीट इन अ बॉडी इज कॉल्ड स्टोर्ड हीट। हम इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा सुनना, अब ये वाला जो वाटर है जो 25 पे इस प्रेशर पर बॉयल कर रहा है, उबल रहा है, आप इसमें हाथ ले जाए, आपको ऐसे महसूस होगा जैसे नॉर्मल वाटर जो आप ड्रिंक करते पीते हैं, ये वाटर जिस पे आपने एक्सटर्नल प्रेशर इतना रखा, ये भी बॉयल कर रहा है। इसमें आप हाथ ले जाएं, आपकी ये सारा ऊपर जो गोश्त है ये उड़ जाएगा। और ये वाटर जो 120 पे बॉयल कर रहा है, इसमें हाथ जाएगा, वापस नहीं आएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हीट कंटेंट बहुत ज्यादा, इसमें हीट कंटेंट कम और इसमें बहुत कम। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना सिर्फ यह चाहता हूं कि अगर आप किसी भी लिक्विड पर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाकर जब आप इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं ना, तो एक्चुअली आप उसके हीट कंटेंट बढ़ा देते हैं। उसमें जब तक कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं ना पहुंचता, जितनी आप हीट देते हैं वो उसके अंदर स्टोर होती जाती है, और जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा ना, अब आप उसको हीट देंगे तो वो वेपर्स की फॉर्म में उससे निकलती जाएगी। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उतनी ज्यादा हीट उसमें स्टोर होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाकर इसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं और यूं इसमें हीट कंटेंट बढ़ा देते हैं। हीट कंटेंट बढ़ने की वजह से ये तेजी से, ये जल्द खुराक को पका देती है। ये जो मैंने सारी बातें की है, ये जो सारी बातें की है ना, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। लफ्ज क्या है, लफ्ज है मेरे पास मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर, इसको ना डेल्टा एच वी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बेटा जी जितनी मैं बातें करूं मैं इख्तसार के साथ, मुख्तसरन, समराइज्ड मैं सेंटेंस यूज करूंगा, टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं। बड़ी तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को सुनना है। मैं इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगा और ये सारी बातें जो मैंने की है ना, उसको मैं यहां आपको, आपका कंसेप्ट, मैं चीजें सिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं। जरा देखो मेरे पास ना ये एक कंटेनर है, कंटेनर, इसमें मैंने वाटर लिया, ये मैं वाटर को ज्यादातर यूज कर रहा हूं। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। आप जानते हैं ना कि वाटर के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। आज ये भी पता चलेगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ये सारी बातों का पता चलेगा। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है। आपने काम करना है, आपने ये ओपन कंटेनर लेना है। इसका मतलब है कि आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर रखना है ना, एक्सटर्नल प्रेशर, वो आपने 760 टॉर रखना है। अब ये ज़हन में रख लो कि अगर आप वाटर पर एक्सटर्नल प्रेशर इतना रखेंगे ना, तो इस पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात ज़हन में रखनी। अब आपने काम क्या करना है, आपने इस लिक्विड को हीट करना है। हीट, जो आप हीट देंगे ना, उस हीट को मैं कहता हूं Q1। Q1 आपने हीट दी, जिसे मैंने Q1 कहा। इस हीट ने क्या किया, इसने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया। आप जानते हैं ना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे आप हीट करते जाएंगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और यूं टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यानी Q1 ने क्या किया, इसने इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करने से फिर क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर बढ़ता गया। अच्छा, इसका मतलब है जब आपने ये काम शुरू किया ना, उस वक्त इस लिक्विड का, वाटर का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं फर्ज कर रहा हूं, और आप जानते हैं ना कि 25 पर वाटर का वेपर प्रेशर 23.7 टॉर है। अब आपने इसको हीट दिया, जो हीट दी उसको मैंने Q1 कहा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इस हीट की वजह से। और ये हीट सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक वक्त आया कि इस लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और इस पर इसका वेपर प्रेशर 760 टॉर हो गया। अब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर आपस में बराबर हो गए, तो वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इस एक्सटर्नल प्रेशर पर वाटर का ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब एक नुकता मैं आपको समझा गया, 25 से 100 तक जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आपने हीट दी उसे हमने Q1 कहा, और इस हीट ने सिर्फ एक काम किया, इस हीट ने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया। अब ये लिक्विड कहां पे पहुंच गया, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है ना, उस पर उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। यानी मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि एट
at boiling point the kinetic energy of liquid molecules becomes maximum यानी बॉइलिंग पॉइंट पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक मैक्सिमम का मतलब क्या है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती उस एक्सटर्नल प्रेशर पर, बॉइलिंग पॉइंट पर इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब है जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी थी बढ़ गई। अच्छा, अब आप एक और काम करें, आप काम करें। अब ये लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया, अब आप मजीद हीट दें। स्टूडेंट, अब जो हीट देंगे ना, मैं उसे कहूंगा Q2। ये कौन सी हीट है? ये वो हीट है जो आप इस लिक्विड को इसके बॉइलिंग पॉइंट पर दे रहे हैं, Q2। अब ये क्या करेगी? क्या ये जो हीट आप दे रहे हैं, क्या ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी? आंसर है नहीं। क्यों नहीं बढ़ाएगी? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर मॉलिक्यूल तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे पहुंच गए। तो फिर ये हीट क्या करेगी? ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करेगी और यूं लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करेगी? वेपर्स में। यानी इसका काम क्या हुआ? ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी। तो फिर ये क्या करेगी? ये टू ब्रेक intermolecular forces, attractive forces between molecules and to convert liquid into vapors। ये बात आ गई। इसका 25 से 100 तक जो आपने हीट दी उसका मकसद और था। बॉइलिंग पॉइंट पर जब लिक्विड पहुंच गया, अब जो हीट दी उसका पर्पस और है। एक खूबसूरत बात करने जा रहा हूं, जितने मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतनी आपको ये हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। ये जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना बॉइलिंग पॉइंट पर, इसको हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी अमाउंट ऑफ हीट जो 1 मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बॉइलिंग पॉइंट पर उसे कहते हैं। अब जितनी इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतनी ये हीट, जिसे हम मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, ये आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। एक मैं सेंटेंस जो इस पूरी डिस्कशन की जान है। Q2 मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये हमें क्या बताती? ये स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बताती। जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग उतनी इसकी वैल्यू। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा डेल्टा HV मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द quantitative measurement of strength of intermolecular force, molecular forces। यहां कई कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो गए, जितनी मर्जी आप डिस्कशन कर लो। अब जरा नोट करना, वाटर की जो मोलर हीट ऑफ वेपर, मैं इसी टॉपिक को ना थोड़ा सा यूं भी बयान करूंगा। मैं इस सारी बात को आगे ले जाता हूं, वहां आपको बात समझाता हूं। स्टूडेंट, अब इसमें देखिएगा, मैं वाटर की बात करता हूं। मैं वाटर को एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट के तौर पर ले रहा हूं। मैं वाटर की बात करता हूं और मैं वाटर को लिक्विड स्टेट में लेता हूं। वाटर लिक्विड, और इसको मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट पर लेता हूं और इसको मैं गैसियस स्टेट में ले जाता हूं, गैसियस स्टेट में। और इसकी जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है डेल्टा HV, ये है मेरे पास आती है 40.6 या 7 किलो जूल पर मोल। ये पॉजिटिव आएगी। अच्छा, इसका मतलब है कि 1 मोल वाटर आपने लिया जी, 1 मोल वाटर, 1 मोल मीन 18 ग्राम वाटर, और उसको लिया जी उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, सपोज मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा हूं और 760 टॉर पर, तो उसको वेपर्स में मैंने कन्वर्ट किया। इतनी हीट देनी पड़ी। ये हीट क्या करती है? ये हीट टू ब्रेक इंटर मोलेकुलर फोर्सेस, इसको ब्रेक करती फोर्सेस। अब इसका मतलब ये हुआ कि वाटर, ये जो है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस कहता है, वो कहते हैं 40.7 में से ना, 40.7 भी है, 40.8 भी है, 40.8 कह लें। इस 40.8 में से ना, इसमें से जो 22.2 है ना, बल्कि इसको मैं 40.7 ही रखता हूं, 22.2 किलो जूल पर मोल है ना, इतनी
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। 22 पॉइंट। और जो बाकी है ना, बाकी जिसमें आपके पास ये 18.5 आ गई, ये किलो जॉल पर मोल, ये यूज होती है वेंडर वॉल फोर्सेस को ब्रेक करने के, वंडरवाल फोर्सेस। और वंडरवाल फोर्सेस जो इसमें मौजूद है ना, वो दो हैं, एक डाइपोल फोर्सेस और एक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसका मतलब हुआ कि वाटर में 3 किस्म की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी है? वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ये सारा डेटा हमें कहां से मिला? ये सारा डेटा हमें मिला इस मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन से। अच्छा, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जो मैंने आपको समझानी थी। आगे हम बढ़ते हैं। एक और चीज वो है, हमारे पास टॉपिक है एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज मतलब क्या है? जब आप सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जाते हैं तो इंथैल्पी चेंज क्या आती है? इंथैल्पी चेंज, मैं ये लफ्ज बोल रहा हूं, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज इसको हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो, उस दौरान जो हीट अब्सॉर्ब या रिलीज होती है उसे हम इंथैल्पी चेंज कहते हैं। अब जरा सुनना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे पास ना, मैं 3 बातें आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको डेल्टा HF बताना चाह रहा हूं, मैं आपको डेल्टा H वेपोराइजेशन बताना चाह रहा हूं, मैं आपको डेल्टा H सब्लिमेशन ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये क्या क्या है? इनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करना चाहते हैं। देखो, मेरे पास ये सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज है, क्लोज इनफ। ये सॉलिड आ गया, क्लोज है। ये मेरे पास लिक्विड आ गया, लिक्विड। ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा सा गैप क्रिएट हो गया, थोड़ा सा गैप आ गया, और ये मेरे पास गैसियस स्टेट आ गई। मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। 2 बातें आपने ज़हन में बिठानी है। एक, नंबर वन इंटर मोलेकुलर डिस्टेंस, और नंबर टू पोटेंशियल एनर्जी। ये 2 चीजें। अब ये आपके पास क्या है? दिस वन इज द सॉलिड। ये आपके पास क्या है? दिस वन इज द लिक्विड एंड दिस वन इज अ गैस। ये 3 चीजें आ गई। अब सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, at its the amount of heat required to convert 1 mole of a solid into liquid at its melting point, that is called molar heat of fusion. जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं at its boiling point, ये तो अभी मैंने आपको पढ़ाया, that is molar heat of vaporization. और जब आप सॉलिड को डायरेक्ट गैस में ले जाते हैं without passing through liquid state, that is called molar heat of sublimation. ये 3 किस्म की मैं इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहता हूं कि इन तीनों में से क्वांटिटेटिवली किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका कम है और किसका सबसे कम है, और क्यों है। देखो, जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं ना, यहां 2 चेंजेस आती हैं। एक तो इनमें डिस्टेंस क्लोज है या स्लाइट डिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया, एक तो इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस बढ़ता है, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। इनकी पोटेंशियल एनर्जी इससे इसमें आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। यानी एक फेज से दूसरी फेज में जाएं तो 2 चेंजेस आती हैं, और वो ये दोनों चेंजेस है। इन चेंजेस के लिए वी नीड द एनर्जी। अब यहां से यहां जाए 2 चेंजेस, ये दोनों, और उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए जिसे हम डेल्टा HV कहते हैं। अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाएं 2 चेंजेस, ये वाली, और इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए जिसे हम डेल्टा। इन फेज चेंजेस के दौरान जितनी ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से डायरेक्ट गैस के दौरान जितनी ये दोनों चेंजेस ज्यादा हो रही हैं, उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो सॉलिड से लिक्विड में जाते हुए ये दोनों जो चेंजेस आ रही है ये कम है, लिक्विड से गैस में जाते हुए वो इससे ज्यादा है, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हुए वो तो बहुत ही ज्यादा है।
तो जिस केस में ये ज्यादा हो रही है, इनकम ज्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि डेल्टा एच सब्लिमेशन इज मच मच ग्रेटर देन डेल्टा एच वेपोराइजेशन, दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच फ्यूजन। ये इनमें आपने ना, ऑल दिस इज एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। स्टूडेंट, ऑल दिस इज अबाउट लिक्विड। ये हमने लिक्विड यूनिट जो है उसको माइंड अप किया, और जितनी चीजें मैं शॉर्ट फॉर्म में कम वक्त में आप तक पहुंचा सकता हूं वो मैं आपको पहुंचाता हूं। मैं जरा पेचीदा गुफ्तगू नहीं कर रहा होता, मैं वही बातें कर रहा होता हूं जो आपके एंटी टेस्ट के लिए चाहिए, जितना आपका सिलेबस मुझे इजाजत देता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए, आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इल्म की रोशनी को फैलाने के इस अमल में आप मेरे मुआवन हैं, आप मेरे मददगार हैं, आप मेरे साथी हैं। हमने इस अमल को आगे बढ़ाना है, हमें तमाम लोगों तक इल्म की रोशनी फैलानी है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।